अच्छा, जहाँ से आप लोग को प्रॉब्लम हो ना आपने पूछ लेना है। तो हाँ ओके। सबसे पहला ना जो स्टेप होता है वो ये होता है कि हमने अपना टॉपिक देख कर ना अपना रेलिवेंट रिसर्च पेपर देखना होता है, जो कि हमारा पेरेंट आर्टिकल होता है। अगर हमारे पास अपना पेरेंट आर्टिकल हो ना, उसको देखकर हम अपनी थीसिस को कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि इसका टॉपिक है स्टडी ऑन द इफेक्ट ऑफ पर पेपरमिंट ऑन ग्रोथ परफॉर्मेंस फीड यूटिलाइजेशन एंड बॉडी कंपोजिशन ऑफ लेबियोरोइटा। इतना सारा इकट्ठा टॉपिक तो एक जैसा नहीं मिलेगा, लेकिन इससे रेलिवेंट मिल जाएगा। जैसे कि मैंने ग्रोथ परफॉर्मेंस पे सिर्फ देखा है, इतना ही सिर्फ मिल जाए ना तो वही बहुत है। बाकी चीजों में एडिशन होती रहती है क्योंकि सबने न्यू एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। मैंने इसी को गूगल करना है। आप लोगों ने अपने थीसिस का जो मेन रिसर्च होगा ना, मेन एम होगा, मेन विजन होगा, उसको देख लेना है, उसको गूगल करना है। इसी को मैंने गूगल किया और मैंने ये 2 आर्टिकल ढूंढे हैं। ये इससे रेलिवेंट ही है तकरीबन। इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस हैं। इन्होंने फिश और ली है, ये जो रिसर्च है, और इन्होंने अपने पैरामीटर्स और लिए हैं, लेकिन इनकी बात वही थी जो हमारी बात है। तो ये हमारा पेरेंट आर्टिकल कंसीडर हो सकता है। और एक तो ये होगी कि पेरेंट आर्टिकल को सिलेक्ट करना है। उस पेरेंट आर्टिकल को जो सिलेक्ट करना है, तब आपने 2 चीजें ये भी देख लेनी है। एक ये कि हमारा थीम उसके अंदर हो। जैसे कि ये पूरा का पूरा थीम मैच हो रहा है, इसमें भी उन्होंने इफेक्ट ऑफ डाइटरी पेपरमेंट ही देखा है, और इधर इसका थीसिस में भी इफेक्ट ऑफ पेपरमिंट ही है। यहाँ पर भी ग्रोथ परफॉर्मेंस है और यहाँ पर भी ग्रोथ परफॉर्मेंस है, लेकिन यहाँ पर फिश और है। ये पहली चीज हो गई, यानी कि थीम मैच हो गई है पेरेंट आर्टिकल से। सेकंड चीज देखनी है कि वो पब्लिश अच्छे जर्नल में हुआ हो। ये देखें, ये इलाजवाय लिखा हुआ है, ये अच्छे जर्नल में ही पब्लिश हुआ है, तभी ये इधर पब्लिश में भी है और तभी ये लाजवायर में भी है, यानी कि इसको हम अपना पेरेंट आर्टिकल कंसीडर कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हमारे पास अपने पेपर, अपने थीसिस से रेलिवेंट एक पेरेंट आर्टिकल हो, जिसको देखकर हम अपना थीसिस देखें। सेकंड ये है कि जो हमने अपना पेपर देखा है, जो हमने पेरेंट आर्टिकल लिया है, वो अच्छे जर्नल में पब्लिश हुआ हो। अगर वो अच्छे जर्नल में पब्लिश नहीं हुआ होगा तो उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं हो सकेगी जिसको नहीं हम है। फॉलो कर सके। हाँ अब आई। इतनी 2 स्टेप्स की समझ आ गई है? जी एक आगे। ही आई है पेरेंटल आर्टिकल का बताया, उसके बाद दूसरा क्या बताया तुमने? अच्छा, दूसरा मैंने ये बताया कि वो पब्लिश अच्छे जर्नल में हुआ हो। जैसे कि ये इलाज वायर में हुआ है, ये देखो, ये तो लिखा हुआ है, साइड पे लिखा हुआ होता है कहीं ना कहीं पे। जो दूसरा मैंने देखा था वो स्प्रिंगर में हुआ था, ये स्प्रिंगर में। तो दूसरी ये चीज है कि वो अच्छे जर्नल में पब्लिश हुआ हो। मोस्टली आपने वो देखने हैं जो इलाज वायर में हुए हो, स्प्रिंगर में हुए हो, सैगे में हुए हो। 3 ये जो है ना, ये अब तक के टॉप रैंक जर्नल्स हैं, जो कि अब तक ऊपर जा रहे हैं। ये कंपनीज है जिनके सब जर्नल्स हैं, तो ये 3 मेन जर्नल्स हैं जिनको आपने फॉलो अप करना है। तो इसके 2 पॉइंट्स हो गए। पहला पॉइंट ये पेरेंट आर्टिकल, और पेरेंट आर्टिकल का जो जर्नल हो वो अच्छा हो, क्योंकि जिस जर्नल की क्वालिटी और जिस पेपर की क्वालिटी अच्छी होगी, उसी को ही हम अपना एज आ वो ले सकते हैं पेरेंट, और उसी को ही हम कॉपी कर सकते हैं, उसके स्टाइल को या उसके पैटर्न को। इतनी समझ आ गई है? हाँ जी ये आगे। तो समझ। जी आगे। अच्छा, 2 पॉइंट्स। पहला पॉइंट पेरेंट आर्टिकल, दूसरा पॉइंट जो पेरेंट आर्टिकल हो उसका जो जर्नल हो वो क्वालिटी वाला हो। अब इसको देख लेना है। उसके बाद जो चीजें आती है ना, वो अभी तो थोरली मैं थीसिस में से बताती हूँ, उसके बाद हम इधर आते हैं। उसके बाद ये सारे पॉइंट्स तो हट जाएंगे ना हमारे, डायरेक्ट इंट्रोडक्शन आएगा। अच्छा, इंट्रोडक्शन के चैप्टर में ना आपने 4 चीजें देखनी है। पहली चीज ये है कि जो हमारा इंट्रोडक्शन हो उसमें जो हमारे मेन टॉपिक है, मेन टॉपिक के थीम्स डिस्कस हो। सेकंड चीज, रेशनल ऑफ द स्टडी अंदर हो। रेशनल ऑफ द स्टडी होता है कि स्टडी करने की वजह, हम ये स्टडी कर क्यों रहे हैं। इसके शुरू में हम अगर प्रॉब्लम्स लिख देना तो वो भी ज्यादा अच्छा इफेक्ट देता है। प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टडी, रेशनल ऑफ द स्टडी, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, हमारी स्टडी का किसको फायदा होगा। देन आते हैं ऑब्जेक्टिव। ये इंट्रोडक्शन जो है ना हमारा इस लिहाज से कवर अप हो, ये हमारा जो अभी थीसिस में इंट्रोडक्शन लिखा होगा ना,
ये तकरीबन 7 से 8 पेजेस का होगा, मे बी किसी का 10 पेजेस का हो, या मे बी आपका 5 पेजेस का हो, लेकिन आपने इसको शॉर्ट करके कम से कम ज्यादा से ज्यादा आपने 2.5 पेजेस में लेके जाना है। जितना कम और जितना अच्छा आपका लिखा होगा ना, उतना ही आपके लिए ज्यादा अच्छा है, बेनिफिशियल है। उसमें ये 5 पॉइंट्स जो है ना, ये लाजमी होने चाहिए। थीम्स यानी कि जो हमारा टॉपिक है ना, उसकी एक एक चीज को डिफाइन किया गया हो। प्रॉब्लम्स यानी कि जो हमने टॉपिक लिया है, वो हमने क्यों लिया, कि आप मसले आ रहे थे फिशरीज में या फिशरीज की ग्रोथ में, तो ये हमारी प्रॉब्लम्स है। जैसे कि आपके टॉपिक के मुताबिक फिशरीज की ग्रोथ होने में, फीड लेने में हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, या फिशेज को वो प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता जो हमें चाहिए होता है, या पाकिस्तान के अंदर वो फूड ही अवेलेबल नहीं है, या पाकिस्तान के अंदर बहुत महंगा फूड मिलता है, लेकिन हम ऐसा सिस्टम चाह रहे हैं जिसमें हम सस्ता फूड ला सके, क्वालिटी वाला ला सके, और फिशेज की ग्रोथ अच्छी हो सके। ये कुछ वो प्रॉब्लम्स भी आ गई और कुछ सिग्निफिकेंस भी आ गए। ये सारी चीजें आपने लिखनी है। कुछ आपको डाटा मिल जाएगा पिछले पेपर से, और कुछ आपने खुद से लिखना है। जैसे अभी मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताया, या मैंने जो रीड किया हुआ है। आपने रिसर्च किया तो आपके अपने ये पॉइंट्स होंगे, तो आपने इसके अंदर वो ऐड कर लेने हैं। इस पॉइंट की समझ लगी है? जी बिल्कुल। अच्छा, अभी इनका मैं इंट्रोडक्शन आपको दिखाती हूँ। इन्होंने भी एंड में यही किया होगा। और एक मेन ये पॉइंट कि हर लाइन के अंदर एक प्रॉपर रेफरेंस होना चाहिए। हमें हर पैराग्राफ में एक डालते हैं ना, हर लाइन के अंदर एक होना चाहिए। यहाँ पर है, देन यहाँ पर भी हो, देन यहाँ पर भी हो। और 2015 से अबव लेने हैं। 2007 वाले, 2013 वाले बिल्कुल भी नहीं लेने हैं, इनको रिप्लेस कर दें। सबसे पहले अपना डाटा समराइज करें, देन मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, पहले डाटा समराइज करें, देन ईच लाइन में रेफरेंस ऐड करें। देन आप देखें कि आपके ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं लिखे हुए हैं तो इन पॉइंट्स को, ऊपर वाले पॉइंट्स को लिखे। ये बहुत ही जरूरी पॉइंट्स है। जब भी किसी जर्नल में पेपर जाता है तो वो सबसे पहले यही चीजें देखते हैं कि ये स्टडी उन्होंने की क्यों है, वजह क्या है, और अगर ये स्टडी उन्होंने की है तो इसका फायदा क्या है। और अगर ये दोनों चीजें पेपर में मेंशन होंगी तो एडिटर जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है पेपर को। अच्छा, ये इनकी पहली चीज तो देखें कि इनके रेफरेंस हर लाइन में आपको नजर आएंगे। ये पहली लाइन में, ये पहली लाइन का रेफरेंस, सेकंड लाइन में फिर रेफरेंस, थर्ड लाइन खत्म हो रही है तो उसमें भी रेफरेंस, फोर्थ लाइन भी खत्म हो रही है तो उसमें भी रेफरेंस। हर लाइन में उन्होंने रेफरेंस अपने दिए होंगे। एंड जो उन्होंने इंट्रोडक्शन का खत्म किया ना, बिल्कुल शॉर्ट इंट्रोडक्शन इनका, ये देखें इतना लेंथी नहीं है, जिसमें उन्होंने सारी बात कवर अप कर दी है। एंड पे उन्होंने वो पॉइंट्स बताए होंगे जो मैंने लिखे हैं। वो बता रहे हैं यूज ऑफ एंटीबायोटिक ज्यादा हो गया है, लेकिन ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं है ह्यूमन पैथोजेंस की, तो इसके लिए ये वो एक्वाकल्चर की नीड है। फिर फास्ट फिश ग्रोथ, क्योंकि हमें फीड चाहिए, उसके लिए फास्ट फिश ग्रोथ चाहिए। और फिर उन्होंने यहाँ पर बेनिफिट्स बता दिए है कि क्या बेनिफिट्स है। देन उन्होंने पोटेंशियल ग्रोथ क्या हो सकती है, क्या नहीं, वो सारी चीजें बताई है। तो मेन एंड वाले पैराग्राफ में यही चीजें आती है, रेशनल सिग्निफिकेंस, ऑब्जेक्टिव्स, और यही 3 पॉइंट्स चार आते हैं। उसके बाद जो हमारा थीसिस में लिखा हुआ है ना, लिटरेचर रिव्यू, आप सबको आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ ठीक जी आ रही आ हो। रही है बिल्कुल। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने चले जाना लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू इंट्रोडक्ट ये नहीं होता रिसर्च पेपर में, तो आप है ना उसको हटा देना है। ये ऑब्जेक्टिव बुलेट्स में नहीं रखने हैं, इनको एक पैराग्राफ में लेकर आना है। या तो आप ऑब्जेक्टिव को इस तरीके से ले सकते हैं कि हम स्टडी में फर्स्टली ये करेंगे, सेकेंडली ये करेंगे, थर्डली ये करेंगे, या आप जस्ट एक ही लाइन में सारा के सारा बता दें कि आपने करना क्या है। इतना ये बुलेट्स में लिखने की जरूरत नहीं है। लिटरेचर रिव्यू आपने सारा का सारा रिमूव कर देना है, वो नहीं चाहिए। आप उसको सेवरेट सेव कर ले, शायद डिस्कशन में ये काम आ जाए आपके। देन थर्ड चैप्टर है मटेरियल एंड मेथोडोलॉजी। इसमें जितना आपने लिखा हुआ है वो तो ठीक है, वो तो चाहिए है, लेकिन कोशिश ये करें कि इसको समराइज कर दें। कि जो पिक्चर्स है ना, ये ठीक है, पिक्चर्स होनी चाहिए। टेबल्स को समराइज आपने करना है। वो मैं आपको अपना थीसिस और अपना पेपर दिखाती हूँ, जैसे वो हुआ हुआ है ना, वैसे आपने इसको कर देना है। अच्छा, जैसे ये है ना, अब ये जैसे ये तीनों इकट्ठे लिखे हुए हैं, सेपरेट सेपरेट लिखे हुए हैं, फिजियोकेमिकल पैरामीटर्स। आपने इसी के अंदर ही पीएच को भी लिख देना है, डीओ एंड टेम्परेचर को भी इसी के अंदर लिख देना है,
और इन दोनों को इसी में लिख देना है, और एक जो पिक्चर है उसको ए का नाम दे देना है और सेकंड पिक्चर को बी का नाम दे देना है। ये मैं आपको अपना थीसिस दिखाती हूँ, आपको वहां से समझ आएगी कि हम चीजों को समराइज कैसे करते हैं। ये ये मेरे ना 4 अलग-अलग टॉपिक्स मैंने बनाए थे अपने थीसिस में, लेकिन मैंने इनको मर्ज कर दिया था अपने रिसर्च पेपर में। और उसके बाद इन पिक्चर्स के ऊपर ए, इसके ऊपर बी मैंने पिक्चर्स में जाकर लिखा है, इसके ऊपर सी, इसके ऊपर डी। फाइनल पेपर अभी मेरे पास असल में पड़ा नहीं है, मेरी ईमेल में कहीं पे है, वरना मैं वहां से आपको दिखाती। तो इधर आपने इस तरीके से उन चीजों को समराइज कर देना है। जैसे तुम्हारी ये सेपरेट हेडिंग्स लिखेंगे ना, वैसे नहीं करनी, चीजों को जितना ज्यादा समराइज करोगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल है। अच्छा, उसके बाद आ गया आपका समराइजिंग पॉइंट, और बुलेट्स पॉइंट नहीं रखने हैं, और जैसे कि अभी लेंथ और ये सारी चीजें है ना, इन सबको एक ही में आएगा हेडिंग में, सेपरेट नहीं इनको लाने। रिजल्ट्स का भी सेम है, जैसे टोटल लेंथ, फोक लेंथ, सर्वाइवल रेट, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, इन सब के जो टेबल्स हैं। अच्छा, टेबल्स कहाँ है तुम्हारे? नीचे है। अच्छा, आगे है, हमने साथ साथ लिखे थे ना। इनको मर्ज कर देना है। जैसे अभी ये है आपका एनालिसिस ऑफ फीड कन्वर्जन रेट ऑफ वेट रेट एंड स्पेसिफिक ग्रोथ, फर्स्ट सेकंड थर्ड विद फिश डेंसिटी। सेकंड क्या है? फिश डेंसिटी। अच्छा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? T1, ये ट्रीटमेंट के हिसाब से है ना, T1 ये T2 T2 है ना, T3। तो हम इसको ऐसे करेंगे कि यहाँ पर एक और कॉलम बनाओ, यहाँ पर लिख दो T2, सॉरी T ओ, और इसको कर दो मर्ज। अच्छा, ये हो गया। इसी तरीके से इसी के नीचे ही ना दूसरा आ जाएगा, ये वाला सेम टू सेम, ये वाला, लेकिन उसमें नीचे T1 लिखा होगा। ये बड़ा ना लेंथी टेबल बन जाएगा, ऐसे जैसे मेरा बना हुआ है। ये मैं करके दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। वन टू थ्री फोर फाइव, टू थ्री फोर फाइव, जब ये बस पहचान लगे ये फिश डेंसिटी से मैंने कॉपी किया और मैं फिश डेंसिटी पे ही इधर पोस्ट कर रही हूँ। वो T1 है, तो यहाँ पर भी हम T1 कर देंगे। मर्ज,
ये इधर सेम टू सेम ऐसी लाइन आ जाएगी। ऐसे ही जो आपके पूरे ग्रुप्स है ना वो सब के सब यहीं पे आ जाएंगे। मतलब T0 था, T1, T2, T3, T4, इन सब का पूरा एक टेबल बन जाएगा। इसको रिमूव कर देना यहाँ से, आप लोग दे दीजिएगा। बस अगर आप लोग ऐसे ही कर लेना तो ठीक है, ज्यादा ना हो तो आप मुझे बेशक सेंड कर दीजिएगा, मैं आप लोग को समराइज करके दे दूंगी। बस मेन बात ये है कि आप लोगों ने टेबल एक ही रखना है, और या तो टेबल रखनी है या फिगर रखना है। जैसे अब इधर फिगर भी दी हुई है तो फिगर को रिमूव कर दे, जस्ट एक टेबल ही सही है। या टेबल रखे या फिगर रखे। और अगर आप टेबल रख रहे हैं तो उस टेबल पे आपने सारे के सारे को इकट्ठा मर्ज करके रखना है, और अगर आप फिगर रख रहे हैं तो उसमें भी आपने पूरी फिगर में सबको मर्ज करके रखना है। इस पॉइंट की समझ आई है सबको? जी जी आ गई है। अच्छा, ये टेबल वैसे ज्यादा बेस्ट नहीं है। हाँ, टेबल मुझे ज्यादा बेस्ट लगता है क्योंकि फिगर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वाले हम्म ज्यादा अच्छे बना सकते होते हैं, वो मेरे से बड़े मुश्किल से बनते हैं। हम्म ये मैं आपको अपना टेबल दिखाती हूँ, मेरे ना ऐसे ही सेपरेट सेपरेट थे, लेकिन ना मैंने एक बड़े वाला दिखाती हूँ जो मैंने मर्ज किया। ये देखो, हमारे 3 ग्रुप थे, ALT, AST, ALP। इन तीनों के सेपरेट रिजल्ट थे, मैंने तीनों को इकट्ठा मर्ज किया, तो ये इस तरीके से बना है। मैं लेंथी वाला थोड़ा सा दिखाती हूँ, ये वाला देखें। ये बुरा नहीं लग रहा, जब आप मर्ज कर रहे होंगे ना तब आपको थोड़ी सी इसकी शेप बुरी लगेगी, लेकिन जब आप मर्ज कर लेंगे ना तब नहीं बुरी लगेगी। ये देखो, अब मेरा पूरा टेबल प्रिपेयर है, सब मर्ज हुआ हुआ है, और ये अच्छा भी लग रहा है। और अगर आप इधर भी देखें ना, मेन पेरेंट आर्टिकल में, वहां पर भी चीजें मर्ज हुई होती हैं। एक ही टेबल में सारा डाटा होता है, ये नहीं होता कि अब ये ग्रोथ परफॉर्मेंस है ना। अच्छा, ये थे, ये देखो, इन्होंने 1%, 2%, 3% इकट्ठी ही दी है, सेपरेट वो लोग नहीं देते हैं। उनकी यही होता है कि वो लोग मर्ज करके दे। ये नहीं 1% वाला उन्होंने सेपरेट नहीं बनाया, ना 2% वाला सेपरेट बनाया, ना 3% वाला सेपरेट बनाया, इन सबको मर्ज करके एक ही टेबल पे रखा है। क्योंकि ज्यादातर वहां के लोग जो रिजल्ट्स या जो चीजें देखते हैं ना वो समराइजिंग फॉर्म में देखते हैं। रिजल्ट्स में मेन चीज आती है समराइज हुई चीज हो और अच्छे से डिफाइन हुई चीज हो, और या तो टेबल्स हो या तो फिगर हो। थीसिस को बड़ा करने के लिए हम दोनों चीजें डालते हैं, तो आपने सिर्फ टेबल्स रख लेने हैं और उन टेबल्स को आपने मर्ज करके रखना है एक टेबल में। ये नहीं कि ज्यादा फैलाव किया हुआ हो। 3 हेडिंग्स बन रही हैं तो 3 ठीक है, जैसे कि आपकी ग्रोथ है, लेंथ है, और थर्ड जो भी पैरामीटर है उसकी 3 हेडिंग्स बनाए। उनके अंदर जो आपके ग्रुप्स है ना उनको इकट्ठा मर्ज करके लिखे, यानी कि हर जो होगी कैटेगरी, हर पैरामीटर का सेपरेट टेबल हो, और एक टेबल के अंदर वो सारे के सारे ग्रुप्स मर्ज हुए हुए हो। अच्छा, अब तीसरा जो होता है ना वो डिस्कशन होता है। और एक ये चीज होती है कि हम या तो अपने रिजल्ट्स के अंदर ही डिस्कशन को मेंशन कर देते हैं, या हम डिस्कशन सेपरेट और रिजल्ट्स सेपरेट रखते हैं। इसका ये होता है कि हम अपना पेरेंट आर्टिकल और जर्नल जो हमने सिलेक्ट किया उसको फॉलो करें। हमने अगर ये किया ना तो हम इसको देख लेते हैं कि इसमें डिस्कशन इनकी सेपरेट है तो हम सेपरेट करेंगे, ये इसकी सेपरेट है। अगर हमने इलेजमेंट में जमा करवाना है ना और इसी जर्नल में जमा करवाना है तो हम डिस्कशन इसकी सेपरेट करेंगे। अगर हम किसी और जर्नल में देखेंगे ना तो मे भी उसकी डिस्कशन ना हो, वो रिजल्ट्स के साथ ही हो। जैसे कि इसमें आई थिंक साथ में ही थी, लेकिन नहीं, मेरे ख्याल में सेपरेट है। नहीं, साथ में ही है। इसने नहीं, सेपरेट है, इनकी भी सेपरेट है, तो आपने इसको सेपरेट रख लेना है। रिजल्ट्स को सेपरेट और डिस्कशन को सेपरेट। डिस्कशन में वही मेन चीजें होती हैं जो हमारे थीसिस में काम हुआ हो ना, मेरे ख्याल में अगर आपने वैसे ही लिखा है तो इसमें ये होता है कि हमने अपने जो रिजल्ट्स निकले हैं उनके साथ सिमिलर रिजल्ट्स अपने लिखने हैं, और उनके अपोज जो रिजल्ट्स वो कह रहे हैं ना वो, जैसे कि जो हमारे सिमिलर अभी रिजल्ट्स निकले हो, मैं डिस्कशन एक दफा पढ़ के ना वो बता देती हूँ वहां से। फिश प्लेस, अच्छा ये इतना इस पे इम्पोर्टेंस वगैरह जो है ना वो उसकी जरूरत नहीं है, जस्ट डायरेक्ट अपने उसको देखो उन्होंने किस तरीके से स्टार्टअप किया, बिल्कुल सेम वैसे के वैसे करो। अब रिसेंट ईयर्स बेशक जो आपका पेरेंट आर्टिकल है ना उसी के ही शुरू वाले जो आपके पैराग्राफ्स है ना उन्हीं को ही अपनी वर्डिंग में करके लिख दो, क्योंकि इनका भी सारी आपका पेपर 70% इस पेपर से मिलता है। जस्ट फर्क ये है कि आपकी फिश डिफरेंस है, तो फिश डिफरेंट है तो वो कोई मसला नहीं है, आपने इसी को ही देख लेना है, एज अ लेकर चलना है। अगर आप इसी को ही पूरा कॉपी करके अपने लफ्जों में लिख दो तो आपकी डिस्कशन वैसे ही वो स्ट्रॉन्ग बन जानी है। उन्होंने इतना तो वही बता दिया ना कि
जो पिछला उन्होंने सारा बैकग्राउंड बताया, क्या मसला चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था। उसके बाद वो अपने रिजल्ट्स लेकर आया और अपने रिजल्ट को उन्होंने कंपेयर किया दूसरों की स्टडीज के रिजल्ट से। सेम इसी तरीके से आपने भी करना है। यहाँ तक उन्होंने पिछला बताया है और यहाँ से उन्होंने शुरू किया कि हमारे रिजल्ट क्या डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। हमारे रिजल्ट में पॉजिटिव इफेक्ट्स थे, जबकि और हमारे रिजल्ट ये कर रहे थे ये, उन्होंने साथ में दूसरों की स्टडी मेंशन कर दी है। सेम जस्ट इसी को देखती जाओ, जैसे जैसे उन्होंने लाइन लिखी है ना, सेम टू सेम वैसे वैसे अपने रिजल्ट्स की और अपनी स्टडी की लिखती जाओ। तुम्हारी जो स्टडी होगी ना, वो खुद ब खुद अच्छी बन जाएगी। अगर तुम खुद से भी लिखो तो फिर तुमने इस लिहाज से लिखना है, और अगर तुम नहीं फॉलो कर रही है, तुम्हें नहीं उसकी समझ लग रही, तो अपनी एक रिजल्ट की लाइन लिखो। अगर यहाँ पे लिखी है तो मैं उसको एक लिख के दिखा देती हूँ। The present research will explain the weight gain was treated treatment will show significant high value followed by treatment respectively। अच्छा, यहाँ पर तुम लिख दोगी in similar with our results another study। यहाँ पर उस स्टडी को मेंशन कर दोगी, फाउंड दी सेम रिजल्ट्स करके इस तरीके से मेंशन उसको कर दोगी। इसी तरीके से अगर किसी ने अपोज किया तो उसका लिख दोगी। उसके बाद इसी चीज की जो मैकेनिज्म था ना, उसको लिखोगी। ये मेन जो 3 पॉइंट्स होते हैं ना, वो डिस्कशन में चलते हैं। पहला हमारे से सिमिलर स्टडी जिसकी थी, दूसरा हमारे से डिफरेंट जिसकी स्टडी थी, तीसरा जो हमारे रिजल्ट निकले हैं उसका मैकेनिज्म क्या हो सकता है, ये वो था। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कंक्लूजन। कंक्लूजन जो है ना, उसमें आपने क्या करना है कि अच्छा, कुछ की कंक्लूजन होती है सेपरेट और कुछ की कंक्लूजन नहीं होती है। वो लोग डिस्कशन के एंड पे ही एक पैराग्राफ में कंक्लूड कर देते हैं। जैसे कि ये जो पेरेंट आर्टिकल था ना, उसके एंड पे उन्होंने टू कंक्लूड खुद से कह दिया, उन्होंने सेपरेट नहीं हेडिंग बनाई। और कुछ जो होती है वो उन्होंने सेपरेट हेडिंग बनाई होती है, ये दूसरे वाले में आई थिंक सेपरेट थी। तो ये आपने अपने पेरेंट आर्टिकल और अपने उसके लिहाज से देख लेना है। जो जर्नल आप सिलेक्ट करेंगे ना, उस जर्नल का आपने एक आर्टिकल भी देख लेना है। और इसमें इतना लेंथी कुछ नहीं लिखना। जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे ना, उनके ही जो रिजल्ट आया ना, वो लिखने हैं। हम स्टडी कर क्या रहे हैं वो लिखने की जरूरत नहीं है। हमारी ऑब्जेक्टिव क्या थी वो भी नहीं लिखना। जस्ट सिंपल जो कंक्लूड हुआ है ना, आइदर जो हमने प्रोडक्ट लिया है उससे जो ग्रोथ है वो इंक्रीज हुई है या नहीं हुई है, बस यही लिख देना। और एंड पे उसने लिख दिया कि दिस स्टडी में प्रोवाइड न्यू एप्लीकेंट ऑफ पेपरमिंट एंड एट द सेम टाइम प्रमोट नेशनल डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ पेपरमिंट रिसोर्सेज। बस यही है। जो उसमें 4-5 चीजें जो मेन है ना, वो मैं बता देती हूँ फिर से। पहला पॉइंट ये है कि अपना पेरेंट आर्टिकल ढूंढना है। दूसरा पॉइंट ये है अपनी इंट्रोडक्शन को समराइज करना है। उसमें बेसिक रेशनल वजह होनी चाहिए, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी होनी चाहिए और ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। दूसरा जो हमारे मेथोडोलॉजी है, उसको मेथोडोलॉजी और रिजल्ट उनको समराइज करके लिखना है। हमारे बहुत ज्यादा लेंथी लिखे हुए आपने उतने नहीं लेने, या टेबल्स ले या ग्राफ्स ले, दो चीजें एक ही स्टडी में नहीं आ सकती। जो आपने रिजल्ट लेने हैं वो एक ही अगर पैरामीटर के है तो उनको मर्ज कर दे और उनका एक अच्छा सा टेबल बनाए, जो वो एक ही टेबल तमाम पैरामीटर्स को डिफाइन कर रहा हो। उसके बाद डिस्कशन में आपने सिमिलैरिटी भी लिखनी है, डिफरेंस भी जो आपकी स्टडी के साथ दे रहा हो, और उसके बाद आपकी जो स्टडी का मैकेनिज्म है वो भी लिखना है। फोर्थ पे कंक्लूजन में जस्ट शॉर्ट आपके ऑब्जेक्टिव्स का क्या कंक्लूड आया वो लिख देना है। ये 5 चीजें पूरी करने के बाद आपका पेपर जो है ना, वो रेडी हो जाएगा। उसके बाद आती है फॉर्मेटिंग, जो आपने जर्नल के अकॉर्डिंग करनी है, वो बाद वाला काम है। अभी थीसिस को पेपर में कन्वर्ट करना है। अगर आप में से किसी को पेरेंट आर्टिकल ढूंढने में मसला हो रहा ना, तो आपने जस्ट अपने टॉपिक का नाम मुझे सेंड करना है, मैं आप सबको भेज दूंगी। आपका जो पेरेंट आर्टिकल होगा ना, वो मैं आपको सर्च करके भेज दूंगी। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है ना तो वो पूछ ले। सबा, मेरा क्वेश्चन है जी जी। यार, ये